हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द यूएफसी दोस्त यूट्यूब चैनल। कल यूएफसी का एक इवेंट था यूएफसी 291, जो कि इस साल का मेरे हिसाब से सबसे खतरनाक इवेंट था और बहुत ही मज़ा आया उसको देखने के लिए। और एक और तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट भी था, क्योंकि इस इवेंट के जो रिजल्ट्स आए हैं, इस इवेंट के जो सारी चीज़ें हुई हैं, इसका आगे जाने वाले यूएफसी के काफ़ी डिविजन्स पे इफेक्ट पड़ने वाला है और काफ़ी सारी चीज़ें इसके बाद निकल के आएंगी। तो इस वीडियो के अंदर हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि यूएफसी 291 का आफ्टर मैथ क्या होने वाला है और सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल का कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 7000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से हिट करते हैं। तो यूएफसी 291 के मेन कार्ड में सिर्फ एक फाइट थी जो डिसीजन तक गई, बाकी सब में हमें या तो फिनिश देखने को मिला है, या तो थ्रू सबमिशन या तो थ्रू नॉकआउट। तो वो एक फाइट थी, वो थी यान ब्लहोविच और एलेक्स परेरा की फाइट। अब इस फाइट के बारे में बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे, फाइट खत्म होते ही हम भी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, वहां पर भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये रॉबरी है, यान ब्लहोविच को रॉबरी कर दी गई, एलेक्स परेरा यहाँ नहीं जीता है वगैरह वगैरह। ये सब तो चलिए, लोग और फैंस तो हमेशा लड़ते रहते हैं, बट यहाँ पर फाइटर यान ब्लहोविच ने खुद से भी ये इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट्स में लिखा है कि उनको रॉब कर दिया है। कोई फाइटर सामने से कह देता है कि ये कोई रॉबरी हुई है तो ये एक बहुत ही सीरियस बात हो जाती है। तो आप सबको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या यहाँ पे सच में रॉबरी हुई है। तो बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि इफेक्टिव स्ट्राइकिंग, इफेक्टिव ग्रैपलिंग और ये ग्राउंड कंट्रोल वगैरह सब कुछ को मिला के करा जाता है यूएफसी के अंदर जजिंग। जी नहीं, यूएफसी के अंदर जजिंग करी जाती है सबसे पहले क्राइटेरिया अगर इफेक्टिव ग्रैपलिंग, इफेक्टिव स्ट्राइकिंग इक्वल है, उसके बाद ही सेकंड क्राइटेरिया को देखा जाता है, सब कुछ नहीं देखा जाता। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड कर रखा है, वो आप देख सकते हो कि एमएमए के अंदर फाइट्स कैसे जज होती है। आप उसको जाके चेकआउट कर लेना, आप समझ जाओगे। हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इफेक्टिव स्ट्राइकिंग में एलेक्स परेरा थर्ड राउंड में ज़्यादा अच्छे थे यान ब्लहोविच से। और यहाँ पर वो ग्राउंड जो उन्होंने टेक डाउन करा था और ग्राउंड कंट्रोल करा था वो मैटर ही नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्राइकिंग वगैरह में ही पीछे थे। और यहाँ पर जब टेक डाउन करा तो कोई ग्राउंड एंड पाउंड लैंड नहीं करा, कोई सिग्निफिकेंट स्ट्राइक लैंड नहीं करी, तो उसका कोई सेंस नहीं बना था वहाँ पर। और ड्यूरेशन भी बहुत कम था, 30-25 सेकंड्स का ही था, तो वो भी एक चीज़ है। और भाई पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग इसको कहीं ना कहीं गलत तरीके से भी ले रहे हैं। मेरी एक थ्योरी है, मुझे ऐसा लगता है यान ब्लहोविच बस एक ट्रोलिंग की तरफ से उन्होंने ये कैप्शन डाल दिया है। मुझे लगता है कि देखिए, यान ब्लहोविच एक बहुत ही फनी बंदा है और काफ़ी बार चीज़ें वो ऐसी बोलता है, लेकिन वो एक साथ ही साथ एक बहुत हम्बल इंसान है। जब उसकी फाइट ड्रॉ हुई थी वहाँ पर अंकलाएव के साथ, उसने अपने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में ही बोल दिया था कि अंकलाएव को बेल्ट दे देनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है उसने कि ऐसा कुछ सीरियसली बोला है कि हाँ मेरे को रॉब कर दिया गया है, मैं यहाँ पे केस करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा नहीं बोला है उसने। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने एक फ़नी टोन में या एक तरीके से सार्केज़म में इसको बोल दिया गया है। तो यान अभी भी मुझे बहुत पसंद आता है और मुझे ऐसा लगता है कि इस फाइट से कोई बहुत ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस नहीं थी। सिमिलरली अगर वो अभी भी फोकस करेगा तो मुझे लगता है वो एक शॉट या एक फाइट दूर है टाइटल फाइट के, और अभी भी वो बहुत सारे टॉप कंटेंडर्स को हरा सकता है यूएफसी के लाइट हैवीवेट डिवीजन में। और सिमिलरली एलेक्स परेरा का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है यहाँ पर लाइट हैवीवेट में। मुझे लगता है उनकी अगली फाइट यिरी प्रोहास्का के साथ होगी, ये काफ़ी ज़्यादा हाई सेलिंग मैचअप भी हो सकता है। तो मुझे लगता है यिरी प्रोहास्का वर्सेस एलेक्स परेरा फॉर द लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप, जो कि वेकेंट अगर होती है तो उसके लिए फाइट बनाई जा सकती है एलेक्स परेरा की। भाइयों अब बात करते हैं यहाँ पर मेरे फेवरेट फाइटर जो इस कार्ड में फाइट कर रहे थे, और वो थे टोनी फर्गुसन। देखिए, टोनी फर्गुसन की यहाँ पर लगातार 6th लॉस हो चुकी है यहाँ पर यूएफसी के अंदर, जो और उन्होंने जो विन स्ट्रीक बनाई थी 12 विन स्ट्रीक, और ऑलमोस्ट सिमिलर एक हाफ जैसी लूजिंग स्ट्रीक भी उन्होंने अपने लिए क्रिएट कर दिया। इस फाइट के बाद अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं टोनी फर्गुसन को रिटायर हो जाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही है। बहुत लोग कह रहे हैं कि वो कभी उतना अच्छा फाइटर नहीं था। फाइटर वो बहुत अच्छा था, बट एक एज के बाद अगर आप कोई चीज़ फोर्स करोगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। सिमिलरली इस फाइट के अंदर हम देख सकते हैं टोनी फर्गुसन ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, टू बी ऑनेस्ट। स्टार्टिंग के राउंड में अच्छा परफॉर्म करा, बाकी नहीं करा अच्छा। क्लियरली दिखता है कि टोनी फर्गुसन की एज हो चुकी है और कोई रीज़न नहीं है इसके लिए। आपका एक बार एज चले जाएगा ना तो आपके सारी चीज़ें धीरे धीरे खत्म होते जाएंगी, और ये सेम रीज़न है। अब यहाँ पर टोनी फर्गुसन ने भी एक स्टेटमेंट निकाला और उन्होंने बोला कि एक आई पोक हुआ था फाइट के बीच में, उसके कारण बॉबी ग्रीन ने उनको ये हरा दिया। बट बीइंग ए टोनी फर्गुसन फैन, मैं सामने से ही कहता हूँ कि यहाँ पर आई पोक से उतना कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। और मैं लाइव स्ट्रीम पे भी उस समय कह रहा था कि टोनी फर्गुसन को और टाइम लेना चाहिए, और वहाँ पर सामने से उससे पूछा गया कि आपको और टाइम चाहिए, तो टोनी फर्गुसन ने वहाँ पर मना कर दिया। तो अगर ये आई पोक के कारण भी ये चीज़ें हुई हैं और उनको ये लॉस लेना पड़ा है, तो वो गलती सिर्फ टोनी फर्गुसन की है और किसी की गलती नहीं है। फाइटर्स के लिए जो राइट्स हैं वो हमेशा आपको पूरी तरीके से यूज़ करना होगा और एक स्मार्ट फाइट लड़नी होती है। टोनी फर्गुसन से अगर मेरे साथ कभी मिलते टोनी फर्गुसन सामने सामने, तो मैं उनसे यही शिकायत करता, आपने अपने कैरियर को स्मार्टली क्यों नहीं मैनेज करा। जब उनको वहाँ पर जस्टिन गैची की फ़ाइट ऑफर करी गई इतने कम टाइम पीरियड में हबीब के अगेंस्ट, उन्होंने वो फाइट क्यों ली, और उन्होंने ऐसी चीज़ें अपने कैरियर में थ्रू आउट
द कैरियर ऐसी चीज़ें करी हैं जिससे उनको उनका टाइटल शॉट भी नहीं मिला, उनको कभी अनडिस्प्यूटेड टाइटल शॉट। और आज भी ये चीज़ें ऐसी निकल के आ रही हैं, आपको आई पोक के लिए 5 मिनट्स टाइम मिलता है, जो कि आपको पूरा यूटिलाइज़ करना चाहिए था। टोनी फर्ग्यूसन ने 1.5 मिनट के अंदर ही वो सारी चीज़ें खत्म कर ली और वापस फाइट करने गए। अगर आपके पास था ऑप्शन तो आपको वहाँ पर और टाइम लेना चाहिए था, आपको इनफैक्ट डिमांड करना चाहिए था सामने वाले के पॉइंट्स कट हो, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं करी। अगर आप सामने लिए अपने लिए चीज़ें नहीं खड़ी हो गए, अपने लिए चीज़ें नहीं बोलोगे, तो फिर कोई सामने से आपके लिए करेगा। तो भाइयों, अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या टोनी फर्ग्यूसन रिटायर हो जाएगा, क्या यूएफसी उसको हटा देगी? तो मेरा यहाँ पर यही ओपिनियन है, मैंने आप सबको लाइव पे भी एक्सप्लेन करा था। टोनी फर्ग्यूसन को यूएफसी सामने से नहीं हटाने वाली, कभी नहीं हटाएगी। अगर आगे जाने वाली 2 फाइट्स और भी हार जाता है टोनी फर्ग्यूसन, तब भी नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हो टोनी फर्ग्यूसन इंडिया में फेमस नहीं है, लेकिन अमेरिका में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं पीपीवी स्टार। और पीपीवी स्टार्स होते हैं, पेपर व्यू स्टार्स, वो होते हैं जिसके पास एक कट्टर फैन बेस होता है। आज भी टोनी फर्ग्यूसन किसी भी कार्ड में फाइट कर रहा होता है तो उसका पोस्टर बनता है, उसका स्पेशल हेडलाइंस बनते हैं, क्योंकि टोनी फर्ग्यूसन के पास वो नाम है, वो कोर ऑडियंस है जो उसके लिए पेपर व्यू खरीदेगी ही खरीदेगी। और यूएफसी को कुछ नुकसान नहीं है टोनी फर्ग्यूसन जैसा बड़ा नाम वहाँ पर पेपर व्यू में डाल देने के लिए, तो एक स्टैक्ड कार्ड भी बन जाता है उनके लिए। साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम है कि अगर टोनी फर्ग्यूसन को अगर यूएफसी निकालती है, तो अभी के टाइम पर ऐसी सिचुएशन है कि पीएफएल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेट कर रही है यूएफसी से अपने फाइटर्स निकालने का, और यूएफसी के फाइटर्स को लेके वो एक काइंड ऑफ एक यूएफसी की पॉपुलैरिटी पे राइड कर सकते हैं। और यूएफसी अभी किसी भी तरीके से पीएफएल को या बेलेटर को कोई भी चांस नहीं दे सकती अपने इतने बड़े सुपरस्टार को यूएफसी से निकल के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में फाइट करने के लिए। क्योंकि देखिए, टोनी फर्ग्यूसन को अगर यूएफसी फाइट नहीं कराएगी तो टोनी फर्ग्यूसन बाहर जाके फाइट करेगा, और बाहर जाके फाइट करेगा तो यूएफसी का ही नुकसान होगा, क्योंकि जब जब टोनी फर्ग्यूसन फाइट करेगा तो यूएफसी का वहाँ पर नाम आएगा और वो लोग यूएफसी से पॉपुलैरिटी लेंगे। तो ये सारी चीज़ें यूएफसी नहीं लेगी, ये मार्केटिंग टेक्निक जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं उसको काटेगी यूएफसी, और यूएफसी टोनी फर्ग्यूसन को ही अंदर रखते रहेगी और अपने लिए जो अपकमिंग फाइटर्स है उससे टोनी फर्ग्यूसन को लड़वाते रहेगी। भाई अब बात करते हैं यहाँ पर जो मेन इवेंट हुआ था डस्टिन पोरियर और जस्टिन गैची के फ्यूचर के बारे में। तो पहले जस्टिन का फ्यूचर बता देता हूँ। जस्टिन का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, काफ़ी अच्छे स्पॉट पे उसने डाल दिया। बीएमएफ टाइटल तो है, अब लोग उसके लिए पिच इन कर रहे हैं सामने से कि उसको इस्लाम मकाशिफ से फाइट करनी चाहिए, वर्ल्ड टाइटल मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह चीज़ें बोली जा रही कि वो अब वर्ल्ड टाइटल के लिए भी फाइट करेगा, इस्लाम मकाशिफ को भी हेड किक कर देगा। तो देखिए, एक तरीके से होता है कि हाँ, अपने फाइटर को सपोर्ट करना, और एक तरीका होता है ओवर उसको हाइप कर देना। पर्सनली मेरा यहाँ पर ओपिनियन है कि जस्टिन गैची अभी 3rd इन द लाइन है टाइटल शॉट के लिए, अगर उनको डायरेक्ट टाइटल शॉट मिलेगा। पहले तो यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा का मैच होगा, अगर वो यहाँ पर हार जाते हैं तो इस्लाम मकाशिफ को अगला वोल्क से फाइट करना होगा, क्योंकि वोल्क को भी चाहिए। वोल्क को अपने आप को एकदम तरीके से सिक्योर कर चुका है कि उसको भी अब टाइटल शॉट लाइट वेट डिवीजन में मिलेगा ही। वोल्क भी है यहाँ पर, और साथ ही साथ इस्लाम मकाशिफ खुद से भी ये कह रहे हैं कि अगर वो अगली फाइट जीतेंगे, या उनके कैंप की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि वो वेल्टर वेट डिवीजन में मूव ऑन करना चाहेंगे, वेल्टर वेट के फाइटर से फाइट करना चाहेंगे। तो मुझे नहीं लगता जस्टिन गैची के लिए पाथ टू द टाइटल इतना ईजी होने वाला है, उनको शायद एक फाइट और करनी ही पड़ेगी यहाँ पर लाइट वेट डिवीजन। बाकी भाई अब बात करते हैं डस्टिन पोरियर के बारे में। तो देखिए, डस्टिन पोरियर का पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगा कि फाइट के अंदर कि उसने कुछ खराब करा। हाँ, ये चीज़ होता है कि धीरे धीरे अचानक से फाइटर की पूरी परफॉर्मेंस खराब नहीं होती, धीरे धीरे कुछ जो ओपनिंग्स होती हैं वो खुलती हैं, और उसका फायदा यहाँ पर जस्टिन गैची ने उठाया। डेफिनेटली मैं इस चीज़ से एग्री करूंगा, डस्टिन पोरियर अभी भी अच्छा फाइट कर सकता है, बट वो चैंपियनशिप के लिए फाइट करेगा। मुझे नहीं लगता अब उसको दोबारा कभी वो चैंपियनशिप फाइट के लिए जाएगा, और ना ही उसको कोई ऑफर करी जाएगी टाइटल फाइट। उसने सामने से भी अपने पोस्ट फाइट इंटरव्यू वगैरह में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में भी क्लियरली फाइटर का मन नहीं है यहाँ पर फाइट करने का, अपकमिंग फाइटर से फाइट करने के लिए मना कर दिया है। बोल दिया है कोई भी अपकमिंग फाइटर से उसको फाइट नहीं करना है, सिर्फ मनी फाइट करनी है। और मनी फाइट सिर्फ एक ही बची हुई है मुझे लगता है डस्टिन पोरियर के लिए, और वो है वेल्टर वेट डिवीजन में कोबी कोविंगटन। कोबी कोविंगटन के अगेंस्ट यहाँ पर डस्टिन पोरियर फाइट कर सकता है। ये एक मनी फाइट है, क्योंकि दोनों के बीच में काफ़ी हिस्ट्री है। तो मुझे लगता है कि अगली मनी फाइट यही होने वाली है, क्योंकि नेट डियाज भी चला गया है। अब देखने वाली बात होगी कि डस्टिन पोरियर के साथ क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली वो 1-2 फाइट और करेगा और उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। तो भाइयों, यही था UFC 291 का आफ्टर मैथ। आपको सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या होगा फाइटर्स के बारे में। अब आप सब अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन से फाइटर को अगली किसके साथ फाइट करने वाली होगी। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 7000 सब्सक्राइबर जल्दी से हिट करते हैं। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।